देखो, प्रमुख भाग की बात कर ली हमने विद्युत मोटर के, कि जो है वो कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले क्षेत्र चुंबक होता है NS, जिसको हम बोलते हैं, ये एक स्थायी चुंबक होते हैं, परमानेंट होते हैं, और इसकी जगह पर हम विद्युत चुंबक का उपयोग कर रहे होते हैं, विद्युत चुंबक का उपयोग कर रहे होते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है इसका, आर्मेचर, नर्म लोहे के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर जो है वो आर्मेचर की कुंडी बनाई जाती है, जो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। विभक्त वलय, धातु की एक गेंद, मतलब एक वलय को काट कर, धातु की एक गेंद को अगर आप काटोगे, बीच में से काट दो, धातु की एक गेंद को काट दोगे, तो आपको दो वलय प्राप्त हो जाएंगे। दो वलय मतलब इस तरह से गेंद प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और उसको जो है वो आप काय पे लगा दोगे, आर्मेचर पे लगा दोगे, और इससे कनेक्ट रहेगा कार्बन के दो ब्रश, टच रहेंगे, वो जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ये वाले जो वलय हैं वो आर्मेचर के साथ कोर पर जुड़े रहते हैं, कोर पर जुड़े रहते हैं, और आर्मेचर के साथ ही घूम रहे रहते हैं। आर्मेचर के साथ रोटेट करेंगे, ये पहले इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, एक के साथ एक घूमते रहेंगे। जो ब्रश है वो रोटेट नहीं करते, वो स्टेशनरी पार्ट है, वो यहाँ पर केवल चुपचाप खड़े रहते हैं यहाँ पर। पहले इस वाले स्प्लिट रिंग के संपर्क में होंगे, फिर जब ये घूम के इधर चला जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो इसके संपर्क में जाएंगे, है ना। तो ब्रश जो है वो स्टेशनरी पार्ट है, लेकिन स्प्लिट रिंग जो है वो रोटेट करते रहते हैं। चलो एक बार क्रियाविधि फटाफट देखते हैं, बहुत आसानी से समझ में जाएगी। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका एक बार फिर से थोड़ा सा अच्छे से। ये बनाया मैंने दो ध्रुव, N और S। ऐसा नहीं बनाया तो ज्यादा अच्छा, एक साइड से खोखला बनाया तो ज्यादा अच्छा लगते हैं वो। आप चाहो तो 3D शेप भी दे सकते हो इसको। 3D शेप कैसे दोगे, जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे दे सकते हो। मेरा कौन सा वो नहीं है, डिजाइनिंग सिखाना नहीं है यहाँ पर, वो फिर आपको काम कैसे कर रहा है वो सिखाना है। सीधा उल्टा मत देखना, केवल लाइनें देखना। मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, आपको सीखना भी है बनाना, क्योंकि बनाना आना चाहिए। यहाँ पर स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग आर्मेचर के साथ घूमते हैं। यहाँ पर दो ब्रश लगा दिए कार्बन के, कार्बन से जो है वो, इसमें विद्युत धारा तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगी, जाहिर सी बात है, विद्युत मोटर है, विद्युत धारा के बिना काम चलेगा ही नहीं। जनरेटर होता तो यहाँ पर बल्ब लगाते हैं हम, वो जो भी लगाएंगे भी, है ना। इसके नाम लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2। आर्मेचर का नाम अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। V वोल्टेज दे रहे हैं, करंट जा रहा है यहाँ से। एक बार इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है, क्यों कर रहा हूँ कॉपी अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम दो पोर्शन में पढ़ेंगे इसको। पहले एक बार कुंडली घूम गए, फिर उसके बाद दूसरी कुंडली घूम गए, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। अरे रे, एक बार क्वेश्चन में बन गया था। चलो देखते हैं अब क्या हुआ। यहाँ से अपन ने इसके नाम अब लिख देता हूँ, ये S1 है मान लीजिए, ये S2 है। यहाँ से विद्युत धारा जा रही है कुंडली में, अभी जो डायरेक्शन है वो A B C D। भुजाओं के नाम क्यों दे दी, ताकि रोटेट हो तो हमको पता चल जाए। हमने क्या करा, विद्युत धारा यहाँ से भेजी, आप चाहो तो यहाँ पर की भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से विद्युत धारा भेजी, ब्रश से विद्युत धारा होती गई, सर्पिकुलर से होते हुए यहाँ घुस गई काय में, AB में, है ना। AB का कलर जो है वो येलो कर देता हूँ मैं, AB में घुस गई विद्युत धारा। इस पर जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार कोई ना कोई बल लग रहा होगा, क्योंकि पहले से चुंबकीय क्षेत्र था N से S की तरफ, है ना। तो वो बल क्या करेगा, इस भुजा को रोटेट करेगा, इस भुजा को जो है वो घुमाएगा। तो मान लीजिए जो है वो इस तरह से है। इस कंडीशन को आप इसी इसी तरह से समझो, इस तरह से समझो, ये कुंडली है, इस पे करवा सकता हूँ ना, ठीक है ना, समझो। ये कुंडली है मान लीजिए, ये AB भुजा है और ये CD भुजा है, ये भुजा इस तरह से रखी हुई है। अब यहाँ से जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, और विद्युत धारा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, विद्युत धारा ऊपर की तरफ जा रही है। तो मुझे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार से ये मेरी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे करते नहीं बनेगा, मुझे थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, इस चीज को इस तरह से समझाना पड़ेगा। ये AB भुजा है और ये CD भुजा है, ये CD भुजा है, ये AB भुजा है।
ए बी भुजा पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एन से एस की तरफ इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, जो विद्युत धारा जा रही है वो इस दिशा में जा रही है, विद्युत धारा बाहर अंदर की तरफ जा रही है। जो बल लगेगा वो किस साइड लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ए बी में भुजा में बल किस साइड लगेगा, नीचे में। अच्छा मैं सीडी में भी देख लेता हूँ इसी जगह पर। सीडी में धारा नीचे की तरफ है, सीडी ऐसी रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसी है, धारा आपकी तरफ है इस तरह से, तो बल कहाँ पर लगेगा, ऊपर की तरफ। ए बी भुजा पर नीचे की तरफ, सीडी पर ऊपर की तरफ, ए बी भुजा पर नीचे की तरफ, सीडी भुजा पे ऊपर की तरफ, इस तरह से घूमेगी। पहली राउंड कैसा घूमेगी, ऐसा है ना। ए बी नीचे की तरफ जाएगी, सीडी ऊपर की तरफ जाएगी। डायग्राम पर डिपेंड करता है, अगर मैंने इसकी डायरेक्शन मतलब धारा की डायरेक्शन बदल दी होती तो उल्टा भी हो जाता। ए बी पर जो है वो बल कहाँ पर लगेगा, ए बी पर जो है वो बल नीचे की तरफ लगेगा, इसको नीचे की तरफ धकेलेगा बल, और ये सीडी पर बल ऊपर की तरफ धकेलेगा, है ना। मतलब कुंडली कैसे घूमेगी, कुंडली कुछ इस तरह से घूमेगी। मैं एक्सिस बना देता हूँ यहाँ पर, ये एक्सिस मतलब कि इसका अक्ष बना देता हूँ जिस पर कुंडली घूम रही होगी। डॉट डॉट से दिखाते हैं इसको। तो कुंडली कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, इस डायरेक्शन में घूमेगी, यहाँ से ऐसे घूमेगी। मतलब सीडी इधर आ जाएगा, ए बी इधर चला जाएगा, है ना। तो एक चक्कर घूम जाएगी कुंडली, मतलब ऐसी थी, इधर ए बी पर नीचे की तरफ बल लगा और ये इस साइड घूमी, तो ऐसे घूम गई। ठीक, अब सीडी इस साइड आ गया, तो अगला चक्र देखना यहाँ पर, अगला चक्र कैसा होता है। पहले ए बी थी इस साइड, ए बी थी, अब यहाँ पर सी डी आ गई, अब सी डी आ गई, ए बी की साइड आ गई, इस साइड आ गई, ए बी। मैंने बोला ब्रश तो फिक्स रहते हैं, ब्रश नहीं घूमते हैं इसके साथ, लेकिन स्प्लिट रिंग घूमते हैं। तो पहले यहाँ पर S1 था, यहाँ S2 था, अब यहाँ S2 आ जाएगा क्योंकि सी डी भुजा के साथ है S2, और S1 यहाँ आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर S1 जो है वो ए बी भुजा के साथ है, और S2 जो है वो सी डी भुजा के साथ है। ये स्प्लिट रिंग घूमते हैं, मैंने बोला आपको इसके साथ। वैसे यहाँ पर भी जो है वो घूमे और सी डी के साथ S2 आ गया और S1 यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब जब विद्युत धारा कहाँ हो जाएगी, पहले देखना, पहले सीडी में विद्युत धारा नीचे की तरफ जा रही थी, ए बी में ऊपर की तरफ जा रही थी, अब उल्टा हो गया है। अब सीडी में कहाँ जा रही होगी, सीडी में ऊपर की तरफ जा रही है, सीडी में ऊपर की तरफ जा रही है, और ए बी में जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ए बी में नीचे की तरफ जा रही है। फिर से वही होगा, फिर से आप बाएं हाथ का नियम लगाओगे तो क्या होगा, ये वाली भुजा सीडी भुजा नीचे की तरफ बल लगेगा, इस पर ऊपर की तरफ बल लगेगा, ए बी भुजा पर ऊपर की तरफ बल लगेगा, और जैसे ही बल लगेगा तो ये एक और रोटेशन इस साइड घूम जाएगी, एक और रोटेशन घूम जाएगी। तो पहले देखना, ए बी पर ये वाली ए बी भुजा थी, ये सी डी भुजा थी, ए बी पर नीचे की तरफ बल लगा, सी डी पर ऊपर की तरफ, इस चीज को यहाँ पर समझो, ये ए बी भुजा, ये सी डी भुजा, है ना। यहाँ पर ये ए बी भुजा, ये सी डी भुजा, ए बी पर नीचे की तरफ बल लगा, ये इस साइड गई, इस साइड वाले पे ऊपर की तरफ बल लगा, ऐसी घूमी। पहला राउंड इधर आ गया, सी डी यहाँ पर आ गई, ए बी यहाँ पर आ गई, धारा की दिशा बदल गई। अब सी डी पे ऊपर की तरफ धारा जा रही है, तो सी डी पे फिर से नीचे की तरफ बल लगेगा, कुंडली लगातार ऐसी घूमती रहेगी, और इसी घूमने के कारण से जो है हम इसका यूज कर लेंगे। तो इस कार्यविधि को लिखेंगे कैसे, एक बार शब्दों को ध्यान से देखो और इस डायग्राम के साथ इसको समझने की कोशिश करो। कार्यविधि लिखते कैसे, पहले वाली कंडीशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। माना कि दो क्षेत्र चुंबक NS है, जिसके बीच में एक आर्मेचर कुंडली ABCD, ध्यान से सुन लेना एक बार में, है ना, 2 बार बताऊंगा केवल कार्यविधि, उसके बाद नहीं रिपीट करूंगा मैं, फिर क्लास में ही पढ़ेंगे अपन, आप वीडियो पे देख सकते हो कभी भी। कार्यविधि में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम क्या वर्णन करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर। दो क्षेत्रीय चुंबक के ध्रुव NS जो है वो रखे हुए हैं, जिसके समांतर एक आर्मेचर या कुंडली ABCD रखी हुई है। दो क्षेत्र चुंबक NS रखे हुए हैं, जिसके समांतर क्षितिज की अवस्था पर एक आर्मेचर या कुंडली ABCD रखी हुई है। ठीक, हमने जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, हमने इसमें बाह्य परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करी। विद्युत धारा जो है ब्रश B1 से होती हुई, विभक्त सर्पी बल S1 से होती हुई, चुंबक जो कुंडली रहती है उसकी भुजा AB से होती हुई जाती है, और CD से होती हुई वापस S2 से होती हुई वापस इस तरह से वापस आ जाती है बैटरी में। मतलब जो धारा की दिशा है वो कैसी होगी, कुंडली में कैसी होगी, कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी, और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा सर्पी बल S1 से S2 की तरफ जा रही होगी, S1 से होती हुई पूरी S2 की तरफ जा रही होगी। तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको।
परिपथ को आप अपनी भाषा में कर सकते हो बिल्कुल। क्या बोला मैंने, एक हमने बैटरी लगाई हुई है, उससे विद्युत धारा निकलती है, वो विभक्त वलय S1 से होती हुई जाती है और कुंडली आर्मेचर के ABCD से होते हुए S2 से बाहर निकल जाती है। इस तरह से भी बोल सकते हो आप। मेन पॉइंट यहाँ पर आता है, जब भुजा AB पर भुजा AB पर विद्युत धारा A से B की ओर चलती है, A से B की ओर चलती है, जिससे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार इस पर एक बल आरोपित होता है और वो बल भुजा AB को नीचे की तरफ धकेल देता है। वो बल भुजा AB को नीचे की तरफ धकेल देता है। इसी प्रकार भुजा CD पर भी एक बल आरोपित होता है और वो CD को ऊपर की तरफ धकेल देता है। वो बल CD को ऊपर की तरफ धकेल देता है, जिसके कारण से कुंडली आधा चक्कर अपने अक्ष पर घूम जाती है। आधा चक्कर घूम जाती है। आधे चक्र के बाद ये वाली कंडीशन आती है, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, आधे चक्र बाद भुजा CD का संबंध S2 से हो जाता है, या फिर आप भुजा की जगह ब्रश का भी लिख सकते हो। ब्रश B1 का संबंध S2 से हो जाता है और ब्रश B2 का संबंध S1 से हो जाता है। अर्थात कुंडली में बहने वाली धाराओं की दिशा बदल जाती है। पहले दिशा क्या थी, ABCD, अब दिशा क्या है, DCBA, DCBA, है ना। तो वर्तमान विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, DCBA की तरफ होगी। उसके कारण से पुनः भुजा CD और AB पर दो बल काम करते हैं, या फिर एक बलयुग्म भी बोल सकते हैं, एक बलयुग्म काम करता है। वो बलयुग्म की दिशा कैसी रहती है, भुजा CD पर वो बल उसको नीचे की तरफ काम करता है, नीचे की तरफ धकेलता है, और AB पर वो बल AB को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिसके कारण से कुंडली एक और आधा चक्कर पूरा कर जाती है। जिसके कारण से कुंडली वापस एक और आधा चक्कर पूरा कर जाती है और वापस ये वाली कंडीशन में आ जाएगी। आधा चक्कर यहाँ कंप्लीट कर लिया, आधा चक्कर यहाँ कंप्लीट कर लिया, कुंडली ने पूरा टोटल मिला के कितना चक्कर कर लिया, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। कुंडली पर पहले आधा चक्र इस प्रकार से कुंडली लगातार घूमती रहती है और हम वो जो घूम रही है कुंडली उसका उपयोग कर लेते हैं अपने मतलब जो भी हमको उसका यूज करना है कुंडली का, पंखा घुमाने में, हवा करने में करना है, मिक्सर चलाने में करना है, उस तरह से हम कहीं पर भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कार्यविधि है। इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। दो क्षेत्र चुंबक, इसको सर्किट को एक्सप्लेन करना है आप अपनी भाषा में, मुझसे भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत घटिया तरीके से एक्सप्लेन किया, यकीन मानो। आज आप बुक में पढ़ोगे, कॉपी में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज मिलेगी, आप उस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने मर्जी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कार्यविधि बिल्कुल एक्सप्लेन करने का तरीका है। सर्किट को एक्सप्लेन करो। दो क्षेत्र चुंबक NS रखे हुए हैं, जिसके समांतर क्षितिज की अवस्था में एक कुंडली ABCD रखी हुई है। बाहर से विद्युत एक बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जो कि ब्रश, इस पहली स्थिति में ये भी लिख सकते हो, पहली स्थिति में ब्रश B1 का संबंध S1 से है, B2 का संबंध S2 से है। ब्रश B1 का संबंध S1 से है, ब्रश B2 का संबंध S2 से है। और जो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा ABCD की ओर है, ABCD की ओर है। भुजा AB पर एक बल आरोपित होता है जो भुजा AB को नीचे की तरफ धकेलता है। भुजा CD पर एक बल आरोपित होता है जो भुजा CD को ऊपर की तरफ धकेलता है। उस प्रकार से कुंडली आधा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। आधे चक्र बाद ब्रश B2 का संबंध S2 से हो जाता है और S1 का संबंध B2 से हो जाता है, जिससे कुंडली में विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात DCBA की तरफ हो जाती है। और पुनः दोनों भुजाओं पर एक बलयुग्म काम करता है जो CD को नीचे की तरफ धकेलता है और AB को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिसके कारण से कुंडली पुनः उसी दिशा में एक और आधा चक्कर पूरा कर जाती है और कुंडली का एक चक्र पूरा हो जाता है। इस प्रकार से विद्युत धारा उसको मिलती रहती है और कुंडली जो है वो घूमती रहती है और हम उस कुंडली के घूमने का जो है अपने उपयोग कर लेते हैं जिस भी काम में हमको उसको उपयोग करना होता है ना। तो ये थोड़े से टिपिकल है, समझने में मुझे मालूम है एक बार में समझ में नहीं आएगी, लिखने में भी टिपिकल है। आप जब इसको बुक में देखेंगे तो आपको शब्द मिलेंगे और किस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, इसको देखेंगे तो आप एक बार पढ़िएगा, इसको नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे। दिक् परिवर्तक जो है वो जो मैंने आपको समझाया कि अगर हम स्प्लिट रिंग यूज नहीं करेंगे तो डायरेक्शन जो है वो बदलती आएगी, कुंडली पहले ऐसे घूमेगी फिर ऐसे घूमेगी, एक डायरेक्शन में नहीं घूम पाएगी। इसलिए स्प्लिट रिंग यूज किए जाते हैं, विभक्त बलय यूज किए जाते हैं, उसी को दिक् परिवर्तक बोलते हैं। स्प्लिट रिंग को ही दिक् परिवर्तक बोलते हैं, है ना। तो जो स्प्लिट रिंग देखो यहाँ पर लिखा हुआ विभक्त वलय जो है वो दिक् परिवर्तक का काम करता है, तो यहाँ पर दिक् परिवर्तक आता है, तो इसको जो है वो आपको याद रखना है, कोशिश करना है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
मैंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, इस टॉपिक को थोड़ा सा टिपिकल है प्रैक्टिकली इसको समझना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, नहीं आएगा उसके बाद भी तो छोड़ दीजिएगा, फिर मत देखिएगा, क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ अब, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल के माध्यम से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया।